हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री। मैं आपकी एजुकेटर अनुपम सिंह और आज लेकर आई हूं मैं आपके लिए एक और चैप्टर का रिवीजन, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, कार्बन क्या होता है? पहला क्वेश्चन यही है कि कार्बन है क्या? कार्बन इज एन एलिमेंट। ओके, ठीक है। जब हमने एलिमेंट की बात की तो एलिमेंट से जुड़ा हुआ ही एक और क्वेश्चन आता है, एटॉमिक नंबर, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक नंबर हमें बताता क्या है, क्यों जानना है हमें एटॉमिक नंबर। एक्चुअली कार्बन इज एन एलिमेंट, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो ये बताएगा कि कार्बन की क्या पोजीशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स को रखा गया है वो उनके एटॉमिक नंबर के बेस पर रखा गया है, इसीलिए एटॉमिक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमें ये बताता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ओके, तो कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसको रखेंगे यहां पे, कार्बन के इधर नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ लिखा जाता है इसका, यहां भी लिख लेते हैं बेटा, इस साइड भी लिख लेते हैं, इस साइड लिखते हैं हम इसका एटॉमिक मास, और कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन। अगर हमें किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसका सिंबल लिखते हैं सेंटर में, उसके नीचे लिखते हैं हम उसका एटॉमिक नंबर और उसके ऊपर लिखा जाता है उसका एटॉमिक मास। तो 6 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चलते हैं और साथ ही पता चलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। जब तक एटम न्यूट्रल है तब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि कार्बन के अंदर बेटा प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन भी है 6, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन है 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं वो जानने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास है यहाँ पर, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ये जो एटॉमिक मास है हमें क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? ये भी 6 हो गए। तो ये हमें सारा कुछ पता चल गया कार्बन के बारे में। हमें इसके प्रोटॉन भी पता चल गए, इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया और न्यूट्रॉन भी पता चल गए। एटॉमिक मास हमें पता है, एटॉमिक नंबर हमें पता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, ये भी हमें पता चल गया। तो हमें ये एक ओवरऑल नॉलेज हो गई अबाउट द कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगला क्वेश्चन आता है, तो अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। किसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट? इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इन शेल, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास 6। ओके, तो इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में आएंगे 4। ये K शेल है, ये L शेल है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। ओके, फिर इसने हमसे पूछा व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ द कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? मोस्ट ऑफ द टाइम जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस एलिमेंट की वैलेंसी को शो करते हैं। कार्बन के केस में यस, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये इसकी वैलेंसी को शो करते हैं। ये हम आगे इस चीज को प्रूव भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन है। कार्बन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? देखो बेटा, ये तो है फर्स्ट शेल और ये है सेकंड शेल और ये इसका आउटर मोस्ट शेल भी है, सबसे बाहर वाला शेल है। तो जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, उसी शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस शेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही इसकी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। ओके, ये नाम याद रहेगा, इसको वैलेंस शेल कहते हैं। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? इसके
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये हमें पता चल गया कार्बन के बारे में। इतना जानने के बाद अब हम कार्बन की ना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे होता है ना। तो ये हमने बना के देखा अकॉर्डिंग टू बोर। सेंटर में हमने बनाया न्यूक्लियस, और हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो 6 प्रोटॉन रख दिए और 6 न्यूट्रॉन रख दिए। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर वाला शेल यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। और उससे आउटर मोस्ट शेल जो कि वैलेंस शेल है कार्बन का, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। 6C12 का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या बेटा। तो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा आपको एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आपने ये बनाना है, राइट। ओके, हमने ये तो बात कर ली कि जो कार्बन है वो एलिमेंट है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉयड। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है। एक्चुअली कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। ओके, जब हमने मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो कार्बन इज अ नॉन मेटल। ये कोल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जो कोल होता है उसमें मेनली जो होता है कार्बन ही प्रेजेंट होता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कार्बन है वो 0.02% होता है एज अ फॉर्म ऑफ कोल, डायमंड, ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होता है वो CO2 की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है, और ये 0.03% के आसपास होता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन है, किसी मटेरियल, जो कोई मटेरियल है वो कार्बन से बना हुआ है। आप क्या करेंगे, उस मटेरियल को बर्न करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन यानी कि एटमॉस्फेयर में हम उसको बर्न कर रहे हैं, तो वो CO2 गैस रिलीज करेगा। अगर उसमें कार्बन है तो वो CO2 गैस रिलीज करेगा। और जब कोई कंपाउंड CO2 गैस रिलीज करता है तो उसको चेक करने का हमारे पास बहुत ही अच्छा एक मेथड है, जो हम एसिड बेस में भी पढ़ चुके हैं, और फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन है हम उसमें भी पढ़ चुके हैं, वो है लाइम वाटर। जब आप CO2 को लाइम वाटर में पास करोगे, लाइम वाटर होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन बार बार आएगी आपके हर एक, देखो हर एक चैप्टर में आ रही है ये रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर में भी थी, सेकंड में भी थी, और इस चैप्टर 26 वाले चैप्टर में भी हम देख रहे हैं। तो होगा क्या, ये जब CO2 इसमें पास की जाएगी तो ये इस लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। मिल्की कैसे करेगी, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। जो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, ये व्हाइट कलर का होता है। इसकी वजह से ही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, और कंफर्म हो जाता है कि इवॉल्व होने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा मटेरियल है, उसमें कार्बन ही प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है उसके अंदर। ओके, चलो ये तो हमने पता कर लिया, हमें एलिमेंट है, ये नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, और इसकी जो वैलेंसी है वो भी 4 है। हमने ये सारी बातें तो कर ली। उसके अलावा कार्बन का एक अलग से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम सोडियम का नहीं पढ़ रहे, हम पोटेशियम का नहीं पढ़ रहे, हम कैल्शियम का नहीं पढ़ रहे। तो इस कार्बन में क्या स्पेशल है, कार्बन में एक बहुत स्पेशल बात है, वो है इसकी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसे अपने आप में स्पेशल बनाती है। वो 2 प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये टेट्रावेलेंट होता है और दूसरा कैटिनेशन की पावर होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टेट्रावेलेंट है तो क्या। ओके, जो कार्बन है ये टेट्रावेलेंट होता है, तो कैसे पता चला टेट्रावेलेंट है, क्योंकि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और बेटा हमने ये पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, आइडियल बनना चाहता है, नोबल गैस की तरह अपना कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है, अपने आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, उसको 8 में बदलना चाहता है। अभी 4 है, 8 में बदलना चाहता है इसको। तो उसके लिए वो कुछ क्या करता है, मेथड एक्वायर करता है। कैसे, वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा या इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, है ना। अब तक हमने पढ़ा है ना, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना
ये इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास आ जाएगा कार्बन के ऊपर +4, छोटा है, इतने सारे चार्ज को एक्वायर नहीं कर पाएगा। अब हम कहेंगे क्योंकि, और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है कोई एलिमेंट तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हाई आयनाइजेशन पावर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ये भी तो पॉसिबिलिटी होती है, और अगर गेन कर ले तो ये बना देगा ये वाला एनायन C की पावर -4, C के ऊपर मैंने -4 लगाया नहीं, यानी कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तब बनेगा ना ये। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और छोटा सा कार्बन है, ये देखो छोटा सा कार्बन है, इसके अंदर ये 4 इलेक्ट्रॉन रखेगा, और किसी भी एटम की स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि जो उसके प्रोटॉन होते हैं, देखो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखता है। तो ये 6 प्रोटॉन कितना संभालेंगे, पहले ही यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, तो इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इनको संभाल के रख सके, तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है और ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब ये कार्बन क्या करे, इसे बनना तो आइडियल है, इसे ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। क्या करेगा, शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब ये किसी और कंपाउंड का, अपने जैसे ही किसी और एलिमेंट के साथ, कार्बन एलिमेंट के साथ 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। शेयरिंग का ये बेनिफिट होगा कि वो 4 इलेक्ट्रॉन इसके अपने तो हैं और दूसरे वाले के भी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें कंसीडर होंगे, इस तरह से इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो टेट्रावैलेंट होने का ये फायदा हुआ कि ये इसने इलेक्ट्रॉन को ना तो लूज किया ना ही गेन किया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। और शेयर करने की वजह से, जब आप किसी के साथ शेयरिंग करते हो तो आपके बहुत सारे लोगों से टर्म्स बन जाते हैं, है ना। अगर आपके पास अपनी बुक है, आप पढ़ रहे हो, वो आपकी बुक है, दूसरे वाले से आपको कोई मतलब नहीं, है ना। और शेयरिंग में क्या फायदा होगा कि आप उससे बात कर रहे हो, उसकी हॉबीज भी पता चल रही हैं आपको, आपके उसके साथ अच्छे रिलेशन बनेंगे। तो शेयरिंग क्या होती है, हमारे जीने का एक तरीका होता है, तो कार्बन के जीने का एक तरीका है शेयरिंग करना। तो वो शेयरिंग करेगा तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड के साथ बातें होंगी उसकी, तो बहुत सारे कंपाउंड नहीं, एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट के साथ ये लंबी लंबी चेन बना लेगा, उनके साथ दोस्ती कर लेगा और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना देगा। तो कार्बन ने ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड बना डाले हैं इसी तरह से शेयरिंग कर करके। ओके, तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कैटिनेशन। जैसे मैंने कहा कि ये चेन बना लेता है, कैटिनेशन पावर होती है अपने जैसे ही एलिमेंट के साथ क्या करना, चेन बना लेना, लंबी लंबी चेन बना लेना, जुड़ जाना, उसे कहते हैं कैटिनेशन। और ये पॉसिबल कब हो पाया, जब ये टेट्रावैलेंट था। तो ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री नेचर हुई। कैटिनेशन क्यों हो पाया कार्बन में, क्योंकि वो टेट्रावैलेंट था। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है क्या बेटा, चेन बनाना, लॉन्ग चेन बनाना, अपने जैसे एलिमेंट के साथ जुड़ना। कार्बन की फैमिली का एक और एलिमेंट होता है सिलिकॉन, वो भी चेन बनाता है, उसमें भी कैटिनेशन पावर होती है, लेकिन उसकी चेन लंबी नहीं बन पाती, वो बहुत सारे कंपाउंड नहीं बना पाता। उसका रीजन है कार्बन है छोटा होने की वजह से जो ये चेन बनाता है, जैसे इसने ये चेन बनाई, कार्बन कार्बन ऐसे जुड़ते चले गए, तो जो ये बॉन्ड होता है ना कार्बन कार्बन के बीच में, बेटा ये स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने की वजह से ये होल्ड कर सकता है लंबी चेन को। साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड होंगे स्ट्रांग और ये होल्ड कर पाएगा लंबी चेन, यानी कि इसकी कैटिनेशन पावर जो होती है वो मैक्सिमम होती है पीरियोडिक टेबल में। तो अब हमें दो बातें पता चली, एक तो ये है टेट्रावैलेंट और एक है इसकी मैक्सिमम कैटिनेशन पावर। इस वजह से इसने इतने सारे कंपाउंड बना डाले। तो फिर क्या हुआ कि हम कार्बन को पढ़ रहे हैं एक अलग चैप्टर की फॉर्म में। अलग चैप्टर की फॉर्म में तो बेटा इस क्लास में पढ़ रहे हो, इसने तो पूरी एक केमिस्ट्री बना डाली है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन के ही कंपाउंड पढ़ते हो, मतलब कि कार्बन ने इतने कंपाउंड बना डाले कि हम उसे केमिस्ट्री में एक जगह नहीं पढ़ पा रहे हैं, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमने एक नई ब्रांच, कार्बन ने अपनी एक नई ब्रांच बनाई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो कितना पावरफुल है कार्बन, और ये पावर जो इसके अंदर आई है वो अपनी इन दो प्रॉपर्टी की वजह से आई है, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। ओके, तो इन दोनों प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन की दो प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। ओके, अभी हम बात कर रहे थे कि जो कार्बन है वो शेयरिंग से बॉन्डिंग करता है, मतलब शेयरिंग करता है, शेयरिंग वाले बॉन्ड बनाता है।
जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, ना तो हमने इलेक्ट्रॉन गेन किया ना लूज किया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, उस तरह के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं ये बॉन्ड, राइट। इनको हमने डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड का मतलब कि 2 एलिमेंट के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बने। फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन का केस लेते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। एक और हाइड्रोजन मैंने लिया, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो हाइड्रोजन होता है ये थोड़ा सा, ये जो ऑक्टेट रूल है उसको वॉयलेट कर रहा है। कैसे? 8 नहीं आएंगे इसके आउटर मोस्ट में, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, और के शेल कैसे स्टेबल हो सकता है, कैसे फिल हो सकता है कि अगर उसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी कि 2 हो जाए, और के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन को अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसका जो के शेल है वो फुली फिल्ड हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब ऑक्टेट की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। हमें यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, उसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन लाने की जरूरत नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये करेगा शेयरिंग करेगा। तो इसका पास अपना एक इलेक्ट्रॉन तो है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका भी इसने क्या किया, ले लिया, और इस हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन भी इधर कंसीडर हो जाएगा। तो इस तरह की जो इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई है, इस अंडरस्टैंडिंग को ही हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे जो शेयरिंग हुई है बेटा, वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर एक बॉन्ड है, यानी कि एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। आप ये भी कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बनाता है, पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर मैं कहूं कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, 2 बॉन्ड बना देंगे, 2 बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड। अगर ये कहा जाए कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बना देंगे, 3 बॉन्ड बना देंगे, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। ये ट्रिपल कहेंगे, इसको डबल कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिंगल। तो बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, तो हाइड्रोजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे H2 मॉलिक्यूल को, अगर आपको ये H2 मॉलिक्यूल बन गया बेटा, क्या बन गया ये H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल के अंदर दोनों हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, और जो ये सिंगल बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये शेयरिंग से बना है। क्लियर हो गया, ये सिंगल बॉन्ड समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे डबल बॉन्ड की। हम डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल लेते हैं, ये लिखे रहने देते हैं। ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन का एग्जांपल हो गया हमारा, सॉरी सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड का हम ऑक्सीजन लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का N2 लेंगे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये हमारे कोर्स में भी है और बेसिक हैं, सबसे स्टार्टिंग के हैं, समझना आसान है, तो इसको समझते हैं। पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। किसी भी जब हम एलिमेंट की बात करते हैं, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नॉन मेटल है, ये हमें पता है। और जब हम इसकी बात करेंगे या जब हम इसके शेयरिंग कराएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, हम इसकी बॉन्डिंग की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए बेटा। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 होता है, तो उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 6। ओके, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन 6 है तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। आपको एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है कि आप हाइड्रोजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओ, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को शो करो, राइट। ऑक्सीजन में कितने डबल, ऑक्सीजन में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, ये पूछ सकता है। एक्सप्लेन कीजिए, तो आप बताएंगे कि ऑक्सीजन में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है,
फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर आप ऑक्सीजन का इस तरह से स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएंगे। तो जब भी आप बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करें, चाहे आप आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं या कोवेलेंट बॉन्ड को, सबसे पहले आप जो एलिमेंट ले रहे हैं पहले उसको लिखेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, उसके बाद आपको ये भी पता चल गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये भी पता चल गया कि इसको 8 बनाने हैं ना, तो कितने की कमी है, 2 की कमी है। इसके पास क्या है बेटा, 2 की कमी है। ओके, तो ये अपने माइंड में रखना है हमें। और हम कोवेलेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लेना देना तो होगा नहीं, एक्सचेंज तो होगा नहीं, होगी शेयरिंग। तो क्या करेगा, 2 की शेयरिंग करेगा ये, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वही लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता है ना आपको क्या होती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मैं एक बार आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैंने भी हाइड्रोजन का बनाया था ना, ये हाइड्रोजन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर थी। हाइड्रोजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं। लुईस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन सिखाया, उन्होंने ही ऑक्टेट रूल दिया था, और उन्हें बहुत डिटेल में आप क्लास 11th में पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में, राइट। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि, और ये जो स्ट्रक्चर जो डॉट, इसको क्या कहते हैं, डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने डॉट बनाई है ना, डॉट से शो किया है। और ये डॉट क्या बता रही है, ये बता रही है कि हाइड्रोजन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मुझे ऑक्सीजन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी हो तो कैसे बनाऊंगी, ये ऑक्सीजन बना दिया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन लिया, क्योंकि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यूज करने हैं और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यूज होते हैं, तो मैं बनाऊंगी इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर 2 3 4 5 ऐसे बनाना है। थोड़ा सा इसको सामने लिख लेती हूँ, रीजन कुछ नहीं है सामने लिखने का, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, को पेयर में बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। अब भाई इसको अगर 2 और मिल जाए तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। तो ले लेते हैं इससे 2, ले लिए इससे 2। अब फ्री पॉकेट में थोड़ा ही इसको 2 दे देगा, ये कहेगा कि तुम्हें तो 2 मिल गए, तुम्हारे तो पूरे हो गए ऑक्टेट, मेरा भी ऑक्टेट पूरा करवाओ। तो शेयरिंग कराओ भाई, शेयरिंग हो गई, ये शेयरिंग हो गई। देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 पेयर की, 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 पेयर की शेयरिंग हुई। और जब 2 पेयर की शेयरिंग होती है तो 2 बॉन्ड बनते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड बनते हैं। तो ऑक्सीजन में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। ये एक O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हमने क्या बताया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बताया कि O2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, उसमें कितने बॉन्ड होते हैं, उसमें होते हैं बेटा डबल बॉन्ड होते हैं। अगर आपसे पूछे डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात की हमने। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम ले रहे हैं नाइट्रोजन का एग्जांपल, ओके। तो फिर वही कहानी कि जब भी आप कोई बॉन्डिंग एक्सप्लेन करें और कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट लें तो आप वहां पे उसका पहले लिखें एटॉमिक नंबर, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट है जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, इनके आपको बेटा पता होने चाहिए। क्लास 9th में 10th तक आपको 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, वो आप सारे लर्न करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में ना, इधर उधर से पूछना नहीं पड़ेगा आगे पीछे वालों से, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 7 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर। उसके बाद सेकंड क्या स्टेप होता है, किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। 2 और 5 लिख दिया। फिर से बता रही हूं, आउटर मोस्ट शेल है ये, यानी कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं पे देखो कितने की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट होने में। ऑक्टेट तो इसलिए कंप्लीट करना है, ये तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो कंप्लीट है, भरा हुआ है। खाली कौन सा है, यही तो खाली है ना। तो इसी को तो भरना है, इसको तो 8 बनाना है हमने, क्योंकि एल में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम,
K में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, वो कंप्लीट है। L में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं और हमारे पास 5 हैं, तो वो इनकम्प्लीट है। तो क्या कितनी जरूरत है यहाँ पे हमें 8 करने के लिए? हमें यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का बनाएंगे एक लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, 1 2 3 4 5। मैंने ये 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए डॉट की हेल्प से। तो ये हो गया लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, राइट। किसी भी एलिमेंट का ना आपको लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे पूछ ही लेगा, जरूरी नहीं कि बॉन्डिंग पूछो, उसमें कहेगा नाइट्रोजन की लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ या मैग्नीशियम की बनाओ या सोडियम की बनाओ। ओके, तो उसमें आपने क्या करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करने हैं। अगर कह रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओ, तब आपको पूरा इस तरह से बनाना है, न्यूक्लियस बनाना है, के शेल और एल शेल में इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, राइट। अगर पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर बॉन्डिंग की बात कर रहा है तो देखते हैं फिर नाइट्रोजन में कैसे बॉन्डिंग होती है। नाइट्रोजन का मैंने एक और मॉलिक्यूल बना लिया और ये हो गए इसके इलेक्ट्रॉन, 3 2 5, राइट। अब वही बात, शेयरिंग होगी। शेयरिंग करेगा कैसे, इसके तीनों ले ले तो इसके हो जाएंगे 3 3 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये जो पीछे रहे ये भी तो करेगा शेयरिंग, इसने भी शेयरिंग कर ली, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट। चलो भाई, अब जब शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, या फिर कह ले कि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 6 है ना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, या पेयर में कितने 3 है, 3 पेयर है, 3 पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये हमने उसका रिप्रेजेंटेशन बना दिया, किस तरह से शेयरिंग हुई ये भी बना दिया, और ये भी बता दिया कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो कि एक कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो अगर आपसे सिर्फ ये पूछ ले कि व्हाट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो आप कहेंगे कि व्हेन one electron pair is shared by 2 atom is called single covalent bond. Double covalent bond की क्या definition लिखेंगे, when 2 electron pairs are shared by 2 atoms, या फिर shared between 2 atoms are called is called double covalent bond. Triple covalent bond में क्या होगा, when 3 electron pairs are shared between 2 atoms is called ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, ये सारा हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर ली। बेटा आप इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बेटा, तो हमने किस किस की स्ट्रक्चर पढ़ ली, हाइड्रोजन की पढ़ ली, ऑक्सीजन की पढ़ ली है, और नाइट्रोजन का भी हमने देख लिया कि किस तरह से हम बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड, उसकी कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ये तो सारे कैसे थे, होमो मॉलिक्यूल थे, मतलब सेम एटम के बीच में, एक जैसे एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। तो हम डिफरेंट के बीच में भी देखते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सेम एटम है उन्हीं के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग डिफरेंट एटम के बीच में भी होती है। ये हमने एक कंपाउंड लिया जिसको कहते हैं मीथेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक में बहुत पढ़ोगे इसके बारे में, गैस होती है मीथेन, और कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है इस कंपाउंड के अंदर, और चारों के चारों हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। देखते हैं कैसे। कार्बन लेंगे हम सेंटर में। अब आप कहोगे कार्बन को सेंटर में क्यों लिया, एक्चुअली जब आप लिविस थ्योरी पढ़ोगे ना 11th क्लास में, तो उसमें एक पॉइंट है, उसमें क्या पॉइंट है कि जो एटम नंबर में कम है उसको हमेशा सेंटर एटम बनाओ, तो मैंने इसको सेंटर एटम बनाया। हाइड्रोजन कभी भी सेंटर एटम नहीं बनेगा क्योंकि ये साइज में सबसे छोटा है, ये भी उसने कहा है लेविस ने। ठीक है, तो हाइड्रोजन को तो नहीं लेना है हमें क्योंकि एक तो छोटा है और नंबर में भी 4 है, तो कार्बन को सेंटर एटम लेते हैं, इसको मैंने सेंटर में रखा, राइट। और इसका बनाएंगे हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो कार्बन होता है
यहाँ लिख रही हूँ एटॉमिक नंबर। मैंने आपको बार बार बोला है कि आपने पहले एटॉमिक नंबर लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो गलतियां कम होती हैं। तो इसकी बनाएंगे 1 2 3 4, एक 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके ही लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनती है, बना दी हमने। ओके, अब हाइड्रोजन को लगाते हैं जरा, हाइड्रोजन की लिविस डॉट स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। ये मैंने बना दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ये बना दिया हमने। अब ये हाइड्रोजन करेगा शेयरिंग और अपना कर लेगा कंप्लीट। तो हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में, इसके हो गए कंप्लीट हो गए। हाँ जी, हो गए, इसके भी और इसके भी कंप्लीट हो गए। अब कार्बन के देखते हैं। कार्बन ने जब 1-1 दिया है तो इनसे भी तो 1-1 लेकर शेयरिंग करेगा, तो कर ली शेयरिंग। तो कार्बन के कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। वाह, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं ये तो मैंने लिविस फॉर्म में इसको आपको दिखाया है किस तरह से शेयरिंग होती है। अगर मुझे इसे लाइन फॉर्म में बनाना हो, बॉन्ड फॉर्म में बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? कार्बन लिया या हाइड्रोजन, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो सिंगल बॉन्ड को शो करता है। सिंगल बॉन्ड को शो कर रहा है ना, देखो ये सिंगल बॉन्ड को शो कर रहा है। तो हर एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग की है। तो इस तरह से आप मीथेन की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इथेन की स्ट्रक्चर आएगी तो आप इथेन की भी बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें क्या करना होगा आपको? उसमें बेटा आपको 2 कार्बन लेने होंगे, कार्बन और कार्बन भी आपस में करेंगे। इथेन होता है C2H6। ठीक है, ये हो गया इथेन। कार्बन और कार्बन के बीच में भी होगी बॉन्डिंग और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्डिंग होगी। तो ये हमने बात की किसकी? कोवेलेंट बॉन्डिंग की। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं अब क्या होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्मॉल होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता आयनिक बॉन्ड की तरह। इसी वजह से जो एक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका वो जो एटम्स हैं, जो कंपाउंड बना है, उसके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो किस टाइप की हैं, वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जबकि आयनिक में होती हैं इंटर आयनिक फोर्सेस, इसीलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आयन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और कोवेलेंट का होता है कम। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है कि ये पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर होते हैं क्यों? उसका भी आंसर आपको यहीं से मिल रहा है। पुअर कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच में जब इनका फॉर्मेशन किया आपने तो आयन तो बने नहीं यहाँ पे। ओके, आयन नहीं बने, या तो सिर्फ शेयरिंग हुई है। अगर आयन बनते हैं तो वो आयन ही तो मूव करते हैं, उनकी कंडक्टिविटी होती है, उनकी वजह से कंडक्टिविटी होती है उस कंपाउंड के अंदर, पर ना तो यहाँ पर आयन बने ना उनका मूवमेंट हुआ, इसीलिए ये जनरली क्या होते हैं? पुअर होते हैं, कंडक्टिविटी की पुअर होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, ग्रेफाइट, कार्बन का एक एलोट्रॉप जो कंडक्टिंग होता है नेचर में। अभी हम जब एलोट्रॉप पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम कार्बन की बात कर रहे हैं, अभी कोवेलेंट बॉन्ड की बात यहाँ पे खत्म होगी। अब कार्बन को फिर से लेके आते हैं। कार्बन जो होता है वो हमने भी बात की थी कि अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट है और उसमें भी प्रेजेंट है, आपके एनवायरमेंट में भी प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है। तो कार्बन फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट होता है और कंबाइंड फॉर्म में भी होता है। फ्री स्टेट माने तो कि कार्बन अपने ही एलिमेंट की फॉर्म में है, बस कार्बन ही है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, तो उसको कहते हैं फ्री स्टेट, एलिमेंट की फॉर्म में। दूसरा है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड का मतलब किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन कर जाए, जैसे CO2, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर CO2 बना रहा है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट्स जो हैं वहां पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो वो भी एक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी बनाए हैं कार्बन ने, ठीक है, तो वो कंबाइंड फॉर्म हुई ना। कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन है, कुछ हेटेरो एटम्स भी हैं, Cl, Br, और ऑक्सीजन, ये सब भी जुड़े हुए होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो वो सारे भी कंबाइंड फॉर्म की कैटेगरी में आते हैं। तो फ्री स्टेट की कैटेगरी में हम 3 कंपाउंड पढ़ेंगे, फ्री स्टेट में हम कार्बन के 3 एलिमेंट पढ़ेंगे, वो है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फॉल्वीन।
इन तीनों को हम एलोट्रॉप कहते हैं कार्बन के एलोट्रॉप क्यों कहते हैं, या कोई भी किसी भी एलिमेंट का एलोट्रॉप क्या होता है। एलिमेंट्स एनवायरमेंट में डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसी को ही हम एलोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन एनवायरमेंट में 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। फ्री स्टेट की बात कर रही हूं मैं कंबाइंड की बात नहीं कर रही। कंबाइंड वाले को एलोट्रॉप नहीं कहते, एलोट्रॉप कहते हैं कि अगर एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, उनको हम एलोट्रॉप कहते हैं। तो कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट और फलरीन की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में, अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब हम इनकी इन एलोट्रॉप्स की करते हैं बात डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड की। डायमंड कार्बन ही है, तो बना तो कार्बन से हुआ है, सारा कार्बन है उसके अंदर। जब आप उसको बर्न करोगे तो उसमें से CO2 गैस निकलेगी, और जिसको आप लाइम वाटर में पास करके चेक कर सकते हो। तो कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है। दूसरी एक इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और हार्डनेस क्यों होती है इसमें, क्योंकि जो इसके एटम होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। डायमंड के अंदर कार्बन के 4 एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ जुड़कर ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। आज समझ में आई बेटा, ये एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, तो ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट। तो इसे यहां पे कोई भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए नहीं मिल रहा। हर एक कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या कहलाता है, डायमंड कहलाता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें शाइनिंग होती है, इसीलिए हम यूज करते हैं इसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। इतना हार्ड होता है कि इससे हम कटिंग के इंस्ट्रूमेंट भी बनाते हैं डायमंड से। और डायमंड जो आई सर्जरी होती है ना, उसमें कैटरेक्ट को जो आई के ऊपर जो कुछ जम जाता है उसको हटाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो आई सर्जरी में भी हम यूज करते हैं डायमंड को। तो ये इसके यूजेस हो गए। तो हर एक एलोट्रॉप की स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए और उसके यूजेस भी आपको याद करने हैं। 3 यूज याद कर लो या 2 यूज याद कर लो, इनफ है, इससे ज्यादा लिखने के लिए नहीं आते। उसके बाद हम चलते हैं ग्रेफाइट पर। ग्रेफाइट इज अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, लेकिन ये डायमंड से डिफरेंट है। कैसे, यहाँ पे 6 कार्बन आपस में मिलकर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो यहाँ पे हेक्सागन्स बने हुए हैं और ये शीट फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा, शीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्लिपरी होता है, स्लिपरी का भी रीजन बताऊंगी अभी। शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, 6 कार्बन के हेक्सागन बने होंगे, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे और लेयर्ड फॉर्म में होती है। एक लेयर ऊपर होती है ग्रेफाइट की, एक लेयर नीचे होती है, उसके बाद एक और लेयर होती है। और इन लेयर के बीच में भी क्या होती है, ये बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसे हम ये वीक बॉन्ड होता है। वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस कहते हैं। वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो होती हैं ये वीक फोर्सेस होती हैं और इनकी वजह से, क्योंकि बहुत स्ट्रांग नहीं होती, तो ये इनको बांध के नहीं रखती। ये जो ऊपर और नीचे वाली जो लेयर है वो खिसक सकती है एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए ये कैसा होता है, स्लिपरी होता है। ये जो डॉट्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं, ये कार्बन एटम है, दीज आर कार्बन एटम। और जो ये है ये बॉन्डिंग बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। 6 कार्बन एटम ने मिलकर एक एक हेक्सागन बनाया, लेकिन हर एक कार्बन एटम सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाता है। जब हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, क्योंकि कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो मूव करता रहता है, घूमता रहता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है तो इसी वजह से ग्रेफाइट होता है कंडक्टर। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो जनरली पुअर होते हैं, बट ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये, क्योंकि इसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा, इसके यूजेस क्या हैं। ग्रेफाइट क्योंकि हमने कहा स्लिपरी है, स्लिपरी होने की वजह से हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, हम इसको ग्रीजिंग में यूज करते हैं। एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, लुब्रिकेंट, यस, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेंट क्या होते हैं, जो चिकना रखते हैं पार्ट्स को, जो मशीन के पार्ट्स हैं,
तो एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं हम इसको। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में इससे इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड वहां पे भी प्रेजेंट होता है जब आपने H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस किया था। एक एक्टिविटी है ना आपकी एनसीईआरटी में, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, एक हम ऐसे मग सा लिया हुआ है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। वो जो इलेक्ट्रोड है बेटा वो कार्बन के बने होते हैं, ग्रेफाइट के बने होते हैं। पेंसिल के लेड्स बनाए जाते हैं इससे, पेंट बनाया जाता है, तो ये यूज है ग्रेफाइट के, ये भी आपको लर्न करने हैं। अच्छा, तीसरा एलोट्रॉप है बकमिंस्टर फुलरीन। इसको C60 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 60 कार्बन एटम जुड़कर एक बॉल जैसी, फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर में कुछ तो हेक्सागन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हेक्सागन है, 6 हुए के ग्रुप बने हुए हैं, और कुछ होते हैं पेंटागन्स। तो 20 हेक्सागन होते हैं और 12 पेंटागन्स होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि फुलरीन के अंदर कितने हेक्सागन और कितने पेंटागन होते हैं। तो 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन मिलकर आपस में एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C60 से, राइट। अब इसका नाम, ये इतना अजीब सा नाम क्यों रखा गया, बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने एक डोम शेप्ड बिल्डिंग बनाई थी, और जो ये जो हमारा फुलरीन है इसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी ही होती है, बिल्कुल उनकी जो बिल्डिंग है डोम शेप्ड उसी से मिलती जुलती है। इसीलिए इस कंपाउंड को, सॉरी इस एलोट्रॉप को क्या कहा है, बकमिंस्टर फुलरीन कहा। तो ये हो गए 3 एलोट्रॉप। इसके अलावा जो कार्बन होता है वो कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट यानी कि एज अ फॉर्म ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट जब जुड़कर कोई बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो ये कंपाउंड फॉर्म में, जैसे कि CO2 है, कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स हो गए आपके CO3 के ऊपर -2, ये कार्बोनेट्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ये कंबाइंड फॉर्म हो गई बेटा कार्बन की। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ये सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, डायमंड और ग्रेफाइट और फुलरीन, इन सब के आप स्ट्रक्चर, फुलरीन की स्ट्रक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने भी नहीं बनाई क्योंकि इतने अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है कि मैं बना सकूं। अगर आपसे उसकी आपको तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बना के देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि उसमें कितने हेक्सागन और पेंटागन है। हाँ, डायमंड की आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात रह गई, डायमंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये भी एक आप पॉइंट लिख सकते हो। जब आप डायमंड के पॉइंट्स लिखोगे कि डायमंड कैसा होता है, आपने कहा हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन ये होता है sp3। हाइब्रिडाइजेशन ना आप 11th में पढ़ते हो वैसे तो, लेकिन अभी आपको बता दूं, जब कोई मतलब यहाँ तो कार्बन है, जब कोई एटम से 4 कोवेलेंट बॉन्ड जुड़े होंगे तो उसको हम कहते हैं वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर 4, देखो ये जो कार्बन है 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इन केस ऑफ ग्रेफाइट जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। उसका रीजन ये है कि हमने कहा कि हर एक कार्बन यहाँ पे सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए। तो ये जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, इस वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। तो ये भी MCQ में पूछ सकता है, और अगर आप इसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तब भी अगर आप इस पॉइंट को लिखेंगे तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक बेटा पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।